नमस्कार दोस्तों, इंटरप्रिटेशन कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पूरे विषय का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को हिंदी में कहा जाता है संविधि का निर्वचन। अब ये निर्वचन होता क्या है? तो सामान्य भाषा में यदि हम समझेंगे, निर्वचन का अर्थ होता है संविधि को अर्थ देना, मतलब कानून को अर्थ प्रदान करना। हम सभी को पता है कानून में मुख्यतः तीन अंग विद्यमान होते हैं। एक होता है विधायिका, एक होता है न्यायपालिका और एक होता है कार्यपालिका। विधायिका को लेजिस्लेशन कहा जाता है। विधायिका का मुख्य काम होता है कानून का निर्माण करना, यानी कानून को बनाना। इसी प्रकार कार्यपालिका का काम होता है, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, जिसका काम है कानून को लागू करना। और एक न्यायपालिका जो अंग है, इसका काम होता है कानून का निर्वचन करना, यानी कानून को इंटरप्रिटेशन करना। तो इंटरप्रिटेशन जजेस का काम है, कोर्ट का काम है। और जजेस और कोर्ट क्या करते हैं? कानून की व्याख्या करते हैं, मतलब कानून को अर्थ प्रदान करते हैं। कानून को अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया का नाम ही इंटरप्रिटेशन है। और लॉ में एलएलबी हो या बीएलएलबी हो, हर जगह इंटरप्रिटेशन एक सब्जेक्ट होता है। और चूंकि उसकी भाषा इस प्रकार की होती है कि विद्यार्थियों को थोड़ी सी टफ लगती है या उसे समझने में दिक्कत आती है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन के नियम क्या होते हैं। तीन मुख्य नियम होते हैं, शाब्दिक नियम, स्वर्णिम नियम और रिष्टि का नियम। आज इन तीनों नियम को हम बहुत ही आसान भाषा में विद इलस्ट्रेशन उदाहरण के साथ में समझने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और इस यूट्यूब चैनल में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज इसी श्रृंखला में हम कवर करने वाले हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी निर्वचन के नियम। तो सबसे पहले इंटरप्रिटेशन एक प्रक्रिया होती है, और एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कानून को अर्थ प्रदान किया जाता है, मीनिंग टू वर्ड्स एंड सेंटेंस, यानी कानून के अंदर जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, कानून के अंदर जो वाक्य प्रयोग किए गए हैं, कानून के क्या प्रावधान है, कानून की धाराएं क्या कहती है, उन धाराओं का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, मतलब वास्तविक अर्थ क्या है, उस अर्थ को निकालने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया का नाम इंटरप्रिटेशन होता है। और चूंकि ये कानून की व्याख्या करने का काम मुख्यतः वैसे तो वकील भी करते हैं, लेकिन जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है, यानी जो निर्णय देने का जो काम है, वो जजेस के पास है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन इज द फंक्शन ऑफ द कोर्ट। तो न्यायालय या जुडिशरी के पास ये काम होता है। जुडिशरी, न्यायपालिका जो है देश की, वो हमारी कानून की व्याख्या करती है, कानून के प्रावधानों और धाराओं का अर्थ स्पष्ट करती है। तो कोर्ट का काम है इंटरप्रिटेशन करना। चूंकि लॉ की जो लैंग्वेज है, कानून की जो भाषा है, वो एक लिस्ट है, कानून की अपनी भाषा है, और उस भाषा का एक शाब्दिक अर्थ है। उदाहरण के तौर पर जुवेनाइल शब्द किशोर के लिए इस्तेमाल होता है। और दिल्ली निर्भया कांड के बाद आप सभी को पता है, पहले जुवेनाइल 18 साल से कम आयु का व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन निर्भया कांड के बाद 16 साल से बड़ा व्यक्ति किशोर की श्रेणी से बाहर हो सकता है यदि उसने कोई जघन्य अपराध किया है, तो किशोर की श्रेणी से बाहर होगा। तो इस प्रकार जुवेनाइल के दो अर्थ हो गए, एक 18 साल से कम आयु का व्यक्ति और एक 16 साल से कम आयु का व्यक्ति। तो वो 18 अथवा 16, इसका सही व्याख्या करेंगे तब जाकर इंटरप्रिटेशन सक्सेस हो पाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक बालक ने, जो कि 17 साल का, उसने चोरी की, तो क्या उसे जुवेनाइल मान के छोड़ दिया जाएगा, कम सजा दी जाएगी कि नहीं? तो ये पढ़ना, इसका अर्थ निकालना जो है वह इंटरप्रिटेशन में आ जाता है। यानी इंटरप्रिटेशन ये कहता है जुवेनाइल वो व्यक्ति जुवेनाइल नहीं होगा जिसने जघन्य अपराध किया। चोरी जघन्य में नहीं आता है, मतलब उसे जुवेनाइल का लाभ मिलेगा। तो ये लाभ मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपने किस प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन किया है। हम लोगों ने माइनर शब्द पढ़ा है, माइनर आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है। तो प्रत्येक व्यक्ति माइनर हो सकता है। इसमें भी दो आयु दे रखी है, 18 वर्ष और 21 वर्ष। यदि गार्जियनशिप में नेचुरल गार्जियन नहीं है व्यक्ति के, तो उसकी एज ऑफ मेच्योरिटी 21 होगी। तो सही जगह पे उसका एप्लीकेशन करना, इसी को इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। जैसे वर्कमैन, हम लोगों ने लेबर लॉस पढ़े, वर्कमैन की परिभाषा में यदि आप आओगे तो श्रमिक अधिकार मिलेंगे। यदि वर्कमैन की परिभाषा में नहीं आएंगे तो श्रमिक अधिकार नहीं मिल पाएंगे। अब वर्कमैन की परिभाषा में आप आते हैं या नहीं आते हैं, ये इंटरप्रिटेशन से ही पॉसिबल है। उसको सही तरीके से इंटरप्रिट करने पर, यानी आप सही निर्वचन करेंगे तो कानून की मंशा, कानून के ऑब्जेक्ट फुलफिल हो पाएंगे। यदि आपने ठीक तरीके से उसको इंटरप्रिट नहीं किया तो कानून की मंशा क्या हो सकती है? बिगड़ सकती है, ऑब्जेक्ट डूब सकता है। पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक कौन है? आईपीसी की धारा 21 में लोक सेवक के बारे में बताया गया है। अब लोक सेवकों के द्वारा या लोक सेवकों के विरुद्ध जितने भी अपराध होते हैं या जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन पे टिका हुआ है। अगर आपने सही तरीके से डिफाइन किया
तो वो उसके अधिकार और दायित्व मिल पाएंगे। तो इंटरप्रिटेशन का अर्थ होता है शब्दों को सही अर्थ देना, वाक्यों को सही अर्थ देना, कानूनी उपबंधों को सही अर्थ देना। अब इसके अनेक रूल्स विद्यमान है। इंटरप्रिटेशन के बेसिकली 3 रूल में, 3 नियमों में इसको क्लासिफाई किया जाता है। पहला रूल है लिटरल रूल। लिटरल रूल को शाब्दिक नियम कहा जाता है। अब इस शाब्दिक नियम को ही ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं और इसी को प्लेन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है। शाब्दिक, नाम से स्पष्ट है, शाब्दिक यानी ऐसा निर्वचन का नियम जो शब्दों पर ध्यान देता है, इसलिए इसका नाम है शाब्दिक नियम। लिटरली, अपन कहते हैं ना कि लिटरली, आप मेरी बात को समझिए। लिटरली का मतलब होता है ग्रामेटिकली जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं उन शब्दों को एज इट इज आपको ग्रहण करना है, उसमें अपनी तरफ से एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं लगाना है, अपने मन से उसको जोड़ना घटाना नहीं है। तो लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ग्रामेटिकल रूल या जनरल रूल कहा जाता है। हर शब्दों का एक स्वाभाविक अर्थ होता है, नेचुरल मीनिंग होता है, उस नेचुरल अर्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही शाब्दिक नियम कहा जाता है। तो हर शब्द का एक नेचुरल यानी प्राकृतिक नियम है। अगर मैं आपको मैंगो कह रहा हूं तो मैंगो का मतलब यहाँ पर आम यानी फ्रूट से ही होगा। अब मैंगो मेन आम आदमी, मैंगो से अनेक शब्द भी बन सकते हैं। तो नेचुरल प्लेन रूल भी इसे कहा जाता है। जो शब्द हैं उन वर्ड्स को एज इट इज लेना चाहिए, एज दे आर, जैसे वो शब्द है उनको वैसे ही लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर कहीं पर वायरस शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो वायरस शब्द का मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी एक सूक्ष्म जीव की बात हो रही है। पर यही वायरस यदि हम कंप्यूटर प्रोग्राम की जब बात करेंगे तो अब ये वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। यहाँ पर वायरस का अर्थ हो जाएगा जो कंप्यूटर में कोई एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो दूसरी फाइल को करप्ट बना देता है। तो वायरस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अलग हो गया। ठीक इसी प्रकार माउस का शब्द का प्रयोग हुआ है तो आप एक जानवर के रूप में लेंगे, चूहे के रूप में लेंगे कि माउस है ना चूहा। लेकिन यदि यही चीज कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में यूज की जा रही तो माउस एक क्या हो गया, एक इक्विपमेंट हो गया, एक टूल हो गया। तो आपको यहां पर ये देखना है लिटरल मीनिंग वो होता है जो साधारण अर्थ या प्राकृतिक अर्थ ग्रहण करता है। फिर हम पढ़ते हैं गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। गोल्डन को स्वर्णिम नियम भी कहा जाता है। अभी गोल्डन रूल, इसका नाम क्या है गोल्डन, तो ये गोल्डन इसीलिए रखा गया है कि जैसा कि इसका नाम बता रहा है वैसा ही इसका काम भी है। ये निर्वचन का नियम ये कहता है कि व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए कुछ भी हो जाए, तो इसलिए इसका नाम है गोल्डन रूल, क्योंकि न्याय के अत्यंत निकट होता है, न्याय के बहुत समीप होता है। तो निर्वचन का ऐसा नियम, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज नियर टू जस्टिस, ये न्याय के अत्यंत निकट है। ये वर्ड्स पे ध्यान नहीं देता है, इसको लगता है कि शब्दों से न्याय नहीं हो रहा है, तो फिर ये आत्मा पे चला जाता है, यानी उस शब्द की आत्मा पे जाता है। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि गर्मी का मौसम है और मैं आपके पास आता हूं, कहता हूं कि प्लीज मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर दीजिए, पानी की प्यास लगी है। पर मान लीजिए आपने पानी नहीं भरा है उस दिन, तो क्या अगर आप शब्दों पे जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, सॉरी सर पानी अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप गए और आपने देखा पानी नहीं है, कोई बात नहीं, लस्सी है, छाछ है, आपने मुझे लस्सी या छाछ ऑफर कर दी। यानी आप शब्दों पे न जाकर आपने कहा कि सर पानी तो नहीं भरा है लेकिन आप ये छाछ ले लीजिए या लस्सी ले लीजिए। मतलब आप शब्दों पे न जाकर उसके भाव पे गए कि सर ने पानी क्यों मांगा है, क्योंकि उन्हें प्यास लगी है, पानी नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका विकल्प क्या है, उस विकल्प पर आप चले गए। यानी आप शब्दों पे न जाकर उसके भाव पे गए। भाव का मतलब हो गया उसके ऑब्जेक्ट पे गए। तो जो जजेस ऑब्जेक्ट पे जाते हैं मतलब वो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को अपना रहे हैं। तो यह नियम कहता है कि शब्दों का सार उसकी अभिव्यक्ति के तरीके में नहीं होता है, शब्दों का सार उसके भाव पे होता है, उसके पीछे एसेंस जो होता है वर्ड का वो उसके भाव पर आधारित होता है। तो ये होता है, इसीलिए इसको न्यायिक नियम भी कहा जाता है, न्याय के अत्यंत निकट होता है, इसीलिए इसको गोल्डन रूल कहा जाता है। ये रूल अल्टीमेट ऑब्जेक्ट देखता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक बिल्डिंग में आग लग गई है और उस बिल्डिंग की लिफ्ट पे लिखा हुआ है कि नेवर यूज लिफ्ट इन केस ऑफ फायर, नेवर यूज लिफ्ट इन केस ऑफ फायर, यानी आग की दशा में लिफ्ट का प्रयोग न करें। अब फायर ब्रिगेड वालों को आग बुझाने के लिए जाना है तो क्या वो अगर शब्दों पे जाएंगे तो लिफ्ट का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे। अब चूंकि आग बुझाने में तो उस लिफ्ट का प्रयोग किया ही जा सकता है, लेकिन आप शब्दों पे चले गए कि साहब हमको तो यूज नहीं करना है। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि उस शब्द का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। फिर हम चलते हैं या हम बसों में देखते हैं एक फायर एग्जिट हो रही है, फायर एग्जिट पे लिखा है कि डू नॉट, उस पर लिख दिया गया है कि इस एग्जिट का प्रयोग नहीं किया जाए। अब फायर होगी तो कर ही सकेंगे ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट है उसका। उसके बाद तीसरा रूल है मिस्चीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। मिस्चीफ रूल यानी रिश्ती का नियम। रिश्ती का नियम 16वीं शताब्दी में आया था। 1584 में एक ब्रिटेन के एक्सचेकर कोड द्वारा हेडन्स के मामले में इस रूल को प्रतिपादित किया गया। हेडन्स रूल में कहा गया
कि निर्वचन यदि करना हो, यदि आपको सही अर्थों तक पहुंचना हो तो 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले कि कॉमन लॉ क्या था, यानी इसके पूर्व का कानून क्या था, उस कानून में क्या डिफेक्ट था, उस कानून में क्या प्रॉब्लम थी, क्या दोष था जो कि पुराना कानून उसे दूर नहीं कर पा रहा था, और उसको हटा के नया कानून क्या रेमेडी लेकर आया, यानी क्या उपचार लेकर आया, और उस उपचार के पीछे कारण क्या थे। अगर आप इन चारों बातों को देख लेंगे तो ये कहता है कि आप इंटरप्रिटेशन पे सही जगह पर पहुंचेंगे। तो मिसचीफ का रूल ये कहता है 16वीं शताब्दी में 1584 में हेडल्स के केस में इसका जन्म हुआ था। ये कहता है कि पुराने कानून की मिसचीफ को ढूंढिए, दोष पता लगाइए, उसके डिफेक्ट पता लगाइए, और जो पुराना कानून है ओल्ड और नए कानून में उससे दूर करने के लिए क्या रेमेडी अपनाई गई। उदाहरण के तौर पर आप देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000, पुराना एक्ट था किशोर न्याय अधिनियम 2000, लेकिन दिल्ली गैंग रेप के बाद नया एक्ट आ गया जुवेनाइल जस्टिस 2015। तो ये नया एक्ट की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि पुराने एक्ट में 16 से 18 साल के आयु के बच्चे भी जघन्य अपराध करने के बाद भी बच जा रहे थे, और उसे दूर करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 लाया गया। तो सही इंटरप्रिटेशन तब पहुंच पाएगा जब आप पुराने कानून और नए कानून के बीच में कंपैरिजन करेंगे, पुराने कानून की मिसचीफ को पता लगाएंगे। क्योंकि मिसचीफ को पता लगाया जा रहा है, रिश्ती को पता लगाया जा रहा है, दोष को पता लगाया जा रहा है, इसलिए इसको मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। तो ये है मित्रों इंटरप्रिटेशन के 3 रूल, लिटरल रूल, गोल्डन रूल एंड मिसचीफ रूल। आई होप आपको ये सारे नियम समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।